नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बल अर्थात फोर्स का। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बल, फोर्स है। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी पहले भी। बल वह धक्का या वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अर्थात अगर गति की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ला देता है, अगर विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में ला देता है। इन अवस्थाओं के आधार पर बल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतुलित बल और एक असंतुलित बल। देखते हैं, जैसे कि अगर ये दो बल हैं, एक P है एक Q है, दोनों थीटा एंगल पे लगे हुए हैं, थीटा कोण पे लगे हुए हैं और इनका रिजल्टेंट जो है R है। यदि दोनों बलों का परिणामी बल शून्य होगा, दोनों बलों का परिणामी बल शून्य होगा, ऐसे लगे होंगे कि उनका परिणामी बल क्या है, शून्य है, तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे। अगर उन दोनों बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो उन्हें हम असंतुलित बल कहेंगे। तो बल के दो प्रकार हो गए, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब इसमें परिणामी बल क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि दो बल है, एक P है और एक Q है। इनका परिणामी R इस दिशा में लग रहा है। ये जो अल्फा होता है, ये दोनों बलों के बीच का कोण होता है, इसको अल्फा कहते हैं। तब होता है परिणामी R इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा अंडर रूट। ये परिणामी होता है। अगर R की दिशा से कोण ज्ञात करना हो, tan थीटा या थीटा कोण ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए देखिए, ये जो है P है और ये है आप मान लीजिए Q और ये है आपका R। तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फा। ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा। इसके बीच का कोण होगा थीटा, वही यहां दिया था tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा P की दिशा से, मतलब R का P की दिशा से कोण जो है वो क्या है, थीटा हो। तो tan थीटा इक्वल टू Q sin अल्फा प्लस P प्लस Q cos अल्फा। ये आपका परिणामी बल का मान है और परिणामी बल की दिशा है, यानी कि थीटा है। इसके बाद आती है बात जड़त्व। जड़त्व क्या होता है या इनर्शिया। जड़ शब्द बना है जड़ से। जड़ का मतलब होता है, आप जानते हैं, स्थिर। तो किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं चाहती है। इसीलिए वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो गुण होता है, उसको हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। प्रकार के आधार पर जो जड़त्व होता है वो दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उसको बाह्य बल लगाकर उस गति की अवस्था में न लाया जाए, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। और इसी प्रकार गति का जड़त्व भी होता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, उसको जब तक बल लगाकर स्थिर अवस्था में लाया जाए, इसे हम गति जड़त्व कहते हैं। एक और डिफिनेशन आती है, एक और आती है परिभाषा, जिसमें इसमें दिशा का जड़त्व भी कहा जाता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो हम बता दें कि कोई भी वस्तु अपनी दिशा भी परिवर्तित नहीं करना चाहती है। अगर दिशा उसकी इस डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक उसको बल लगाकर उसकी दिशा परिवर्तित नहीं किया है। इसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं या दिशा का जड़त्व कहते हैं। वैसे बेसिक डिफिनेशन में दो ही आती हैं, विराम का और गति जड़त्व। इसमें कुछ अनुप्रयोग होते हैं जड़त्व के। आपने देखा होगा कि हम लोग बस में जब बैठे होते हैं तो अगर खड़े हुए अचानक और बस रुक गई तो क्या होता है
कि हम लोग अचानक गिर जाते हैं आगे की ओर। अर्थात हमारी जो बॉडी होती है वो स्थिर अवस्था में, ऊपर की बॉडी जो होती है गतिमान अवस्था में होती है, लेकिन हमारे पैर जो है वो स्थिर में होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं। तो रुकने पैर तो रुक जाते हैं मगर ये गतिमान रहती है, इसलिए हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके अलावा और जड़त्व के कौन से उदाहरण है कि कंबल जो है उस पर पीट देते हैं तो क्या धूल झड़ जाती है, धूल स्थिर होती है, कंबल गतिमान कर देते हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं। पेड़ से फल गिरने की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इसी आधार पर होती है। पेड़ को हिला देते हैं तो फल स्थिर रहते हैं, पेड़ गतिमान हो जाता है, नीचे आ जाता है। इसके बाद है आवेग, इंपल्स ऑफ फोर्स। आवेग क्या होता है? किसी वस्तु पर जो क्षणिक बल लगता है उसे हम उसका बल का आवेग कहते हैं, और यह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। क्षणिक बल जैसे किसी हथौड़े से किसी की मारना, किसी को अचानक चोट पहुंचाना, किसी को धक्का देना, ये सब क्षणिक बल होते हैं, इनको बल का आवेग कहते हैं या केवल आवेग कहते हैं। इसके एप्लीकेशन में जैसे कि आपने देखा होगा, क्रिकेट की बॉल होती है तो खिलाड़ी जो है हाथ नीचे करता है, इसका जो आवेग होता है, उसका जो बल होता है उसको बराबर कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो ये कुछ ये अनुप्रयोग थे। इसी प्रकार से और भी अनुप्रयोग होते हैं बल के आवेग के, और ये जो बल का आवेग है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, रेखीय संवेग परिवर्तन अभी बताएंगे हम, इसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसके बाद है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन ने, पता होगा आपको, 3 नियम दिए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम। सबसे पहले प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम आपका जो है ये जड़त्व पर आधारित है, जड़ता का नियम ही कहा जाता है। जड़त्व के नियम पर आधारित है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति का अवस्था में तो गति का अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तित न कर दी जाए। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और ये न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम है। इसमें अनुप्रयोग वही अनुप्रयोग है जो आपको हमने जड़त्व में बताए हैं। बस का उदाहरण आपको दिया, बताया हमने। इसके अलावा खिलाड़ी आपने देखा होगा, खिलाड़ी जो लंबी कूद करते हैं वो पहले थोड़ा पीछे जाते हैं और फिर लंबी कूद या ऊंची कूद करते हैं। पेड़ों की पत्तियां या ये कह सकते हैं, पत्तियां नहीं, फल जो होते हैं वो अगर पेड़ को हिला दें तो वो जड़ तक वैसे गिर जाते हैं। चलती ट्रेन में अगर कोई बॉल उछाली जाए, बहुत ऊंचाई तक उछाली है, अगर थोड़ी ऊंचाई तक उछाली जाए तो वो अपने हाथ में ही आती है जबकि ट्रेन चल रही होती है। तो ये सब जो है जड़त्व के उदाहरण है, क्योंकि उसके साथ गतिमान हो जाती है। वो जो बॉल होती है वो भी गतिमान रहती है, वो विराम अवस्था में नहीं रहती, वो लगती विराम अवस्था में, मेरे सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन वो पृथ्वी के सापेक्ष गति की अवस्था में है क्योंकि ट्रेन गतिमान है। इसके बाद आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो है बल का नियम कहा जाता है, और ये जो नियम है इसमें ये नियम है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो बल होता है वो द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, लेकिन त्वरण क्या चेंज होता रहता है। इसलिए जो बल होता है, कहने का मतलब ये, वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, त्वरण घटेगा तो बल घटेगा, ये रहता है आपका। तीसरा नियम आता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु हम पर उतना ही बल लगाती वापस, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्स या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित होती है। ये जो
कॉन्सेप्ट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है अभी हम बता रहे हैं इसको। इनका काम खत्म हो गया है, मिटा दे रहे हैं। कोई यमन द्रव्यमान की वस्तु है और u1 वेग से अगर ये बॉल इधर जाएगी और इससे टकराती है अगर, तो ये m1 तो मास रहेगा लेकिन ये v1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो m1 v1 है वो m1 v1 के बराबर होगा, बशर्ते ये आपकी रिजिड बॉडी हो। अगर वैसे आदर्श जो है बॉडी नहीं मिलती है, आइडियल रिजिड बॉडी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर ये बॉल टकराएगी तो कुछ एब्जॉर्बेशन इसमें भी हो जाएगा, इसलिए ये इनमें थोड़ा अंतर आ जाता है। अदरवाइज लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा जो है फंक्शन में फॉलो करता है। अब इसके बाद वही पढ़ने जा रहे हैं हम। ये तृतीय नियम कहलाता है, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद आता है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। क्या है? किसी वस्तु का जो है रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी विमा अगर निकालेंगे तो ml/t -1 के बराबर होगी। इसकी यम हो जाएगी, इसकी lt -1 होगी, mlt -1 होगी। अगर किसी वस्तु का जो है गतिज ऊर्जा k है, तो k बराबर p²/2m 2m होगा, ये इसके बराबर होगा। ये कैसे आया, ये अगर न समझ में आया हो तो बता दें हम। p बराबर mv होता है, v बराबर हो सकता है p/m, k इक्वल टू जानते हैं हम हाफ mv², v की वैल्यू यहां से रख देंगे तो क्या हो जाएगा p²/m², दैट इज p²/, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू p²/2m या 2m हो जाएगा। वही लिखा हुआ है। इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने बताया है, इसके क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मान लीजिए दो गेंदें हैं, m1 ये m2 है, ये u1 वेलोसिटी से आ रही है, ये u2 वेलोसिटी से आ रही है, टकराती है, ये m1 है, ये m2 है। टकराने के बाद ये m1 है, ये m2 है, ये v1 है, ये v2 है, ये दोनों पीछे जा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि m1 था ये, और इसका प्रारंभिक वेग कह सकते हैं, प्लस इसका जो होगा m2 और इसका प्रारंभिक वेग, ये बाद के टकराने के बाद जो है m1 v1 और इसके बाद का वेग अर्थात m2 v2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 v1 m1 u1 इक्वल प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है $25 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावस्था से 24 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। चार ऑप्शन है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन या त्वरण निकालेंगे। हम जानते हैं
F is equal to m a, m is equal to f upon m, f की वैल्यू दी हुई है 200, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई, यहां से एक वैल्यू आ गई 25 kg है और ये 200 न्यूटन है। समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं यस बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पे u की वैल्यू दी है 0 क्योंकि विरामावस्था से चल रहा है, तो दैट इज यस इक्वल टू केवल क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। यस ये दिया हुआ है 64 मीटर, यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 मीटर, हाफ ए हमने अभी निकाला है, ये देखिए 8 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 64/4, टी स्क्वायर इक्वल टू 16, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर होगा सी, सही होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।